तो अंतिम क्लासेस में हम यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहली क्लास में हमने कुछ यूरोप के बेसिक चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी, जैसे कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल वगैरह, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा वगैरह की थी। फिर हमने यूरोप में ऐसा एक देखा था कि यूरोप महाद्वीप की जो लैटिट्यूडनल सिचुएशंस है, अर्थात जो अक्षांशीय स्थिति है, वो अक्षांशीय स्थिति हमें 30 डिग्री उत्तर की ओर देखने को मिलती है। 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है, उस 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन से हमें नॉर्थ की ओर देखने को मिलती है। ठीक है, ये चर्चा कर चुके थे ना। अच्छा, 30 डिग्री उत्तर में यदि हमें ये देखने को मिल रहा है या उससे भी हमें उत्तर में ये महाद्वीप देखने को मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस महाद्वीप में आपको कोई भी गर्म मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। गर्म मरुस्थल का मतलब, हाँ, गर्म और शुष्क मरुस्थल का मतलब वे मरुस्थल जो महाद्वीपों के 30 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, 10 और 30 के बीच में, और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में जो देखने को मिलते हैं, वो तमाम मरुस्थल हमें इस महाद्वीप के अंतर्गत देखने को। अच्छा, इस महाद्वीप में जब आपको मरुस्थलीय संरचनाएं देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या इसमें डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च जैसी भूभौतिकी घटनाएं घटित होगी? आंसर होगा बिल्कुल भी यहाँ पर भूभौतिकी घटनाएं घटित नहीं हो पाएगी। जिसका कारण तो आप कहोगे कि इस महाद्वीप की अपनी अक्षांशीय स्थिति, और यह महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु में हमें देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन और पोलर क्लाइमेटिक रीजन में हमें ये महाद्वीप देखने को मिलता है। तो इस के परिणाम स्वरूप इसमें हमें कोई भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। फिर हमने एक और बात की थी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री किसे कहते हैं, बाल्कन कंट्री किसे कहते हैं, आइबेरियन कंट्री किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा की थी। और फिर लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट प्रारंभ कर दिया था, जल संधियाँ प्रारंभ कर दिया था, और उन जल संधियों के अंतर्गत सबसे पहला हमने जिब्राल्टर स्टेट के संदर्भ में देखा था कि जिब्राल्टर जल संधि दरअसल क्या काम करती है। जिब्राल्टर जल संधि के बाद में बोनीफेसियो स्ट्रेट के संदर्भ में देखा था, और बोनीफेसियो स्ट्रेट के बाद में हमने मेसिना स्ट्रेट के संदर्भ में देखा था, अर्थात मेसिना जल संधि के संदर्भ में हमने देखा था। फिर वहीं पर हमने जब बात कर रहे थे तो हमने लास्ट में कुछ सिसली प्रायद्वीप की वगैरह, सिसली आइलैंड की चर्चा की थी, देखा था ना, इटली का सिसली द्वीप, और फिर हमने ज्वालामुखी हेडिंग डाल करके छोड़ा था। इतना ही किया था, यहाँ तक ही था ना मामला, ऐसे आगे भी कुछ था नहीं था ना। तो इस ज्वालामुखियों के अंतर्गत आपको इटली में 3 मुख्य ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो लास्ट हमने जो हेडिंग डाला है, क्या डाला था, एक बार नहीं कॉपी देना, लास्ट मतलब कुछ तो लिखा था ना, सिसली आइलैंड के बारे में लिखा था, है ना। तो उन्हीं ज्वालामुखियों में नंबर पॉइंट फर्स्ट डालिएगा, सिसली आइलैंड, सिसली द्वीप। अच्छा, इस सिसली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट एटना। वोल्केनो का क्या नाम है, माउंट एटना, यानी एटना ज्वालामुखी है। अच्छा, ये जो माउंट एटना या फिर जो एटना ज्वालामुखी है, ये दरअसल किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आंसर होगा यह एक एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है? एक्टिव वोल्केनो का मतलब
सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इस सक्रिय ज्वालामुखी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब वॉल्केनो जो भी होते हैं, अर्थात ज्वालामुखी जो भी होते हैं, वो दरअसल 2-3 टाइप के हमें बार बार नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो 2-3 टाइप के कौन कौन से हैं उसको थोड़ा देख लो कि वे कौन कौन से ज्वालामुखी है जो हमें इन इन प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम उसके संदर्भ में देख लेते हैं। स्कूल में टेंस पढ़े थे, कितने थे? 3। कौन कौन से थे? एक है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, मतलब ज्वालामुखी का प्रकार। अच्छा, कौन कौन से टेंस पढ़े थे? टेंस कौन से? पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 ही थे ना? अच्छा, और हमें भी कितने ज्वालामुखी देखने? 3 टाइप के देखने होते हैं। अब एक ज्वालामुखी को तो हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। हिंदी में आप इसे कहोगे सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे को कहते हैं इनएक्टिव वॉल्केनो। इनएक्टिव वॉल्केनो, या फिर इसी के लिए दूसरा शब्द हम यूज करते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। दोनों में से कुछ भी शब्द यूज कर लो, लेकिन हिंदी में इन दोनों का अर्थ अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा। इनएक्टिव वॉल्केनो को हम लोग असक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं, और डोरमेंट वॉल्केनो को हम लोग या तो सुसुप्त या फिर कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो 2 टाइप के तो ये हो गए वॉल्केनो, सुसुप्त या फिर आप इसे ही क्या कह दो, प्रसुप्त ज्वालामुखी के तौर पर जान लो। जो अगला वॉल्केनो है उसे हम कहते हैं डेड वॉल्केनो। डेड का मतलब मृत ज्वालामुखी, है ना? हाँ, अब कई लोग ऐसे होते हैं ये मृत नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं मृत ज्वालामुखी, यही पढ़ते हैं ना? हाँ, देखिए मैंने फिर कहा है आपको, कई बार क्लास में कहता हूँ कि हमारी हिंदी में और एक लोरी वाले की हिंदी में फ़र्क होना चाहिए। हमारे बोलने में जो भी हमारा उच्चारण है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कई लोग अपने राजस्थान में तो ये बड़ी समस्या है अपने, वो लोग शुद्ध नहीं बोलते, वो बोलते शुद्ध। शुद्ध, शुद्ध भी नहीं, शुद्ध ऐसे ही बोलते हैं ना, जबकि सही वास्तविक क्या होना चाहिए? शुद्ध, है ना? तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको क्या करना है, हाँ ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जब कल के उठ के दिन आप कहीं पर भी जाओगे और बोलोगे तो लोगों को ये लगना तो चाहिए कि आप एजुकेटेड हो।
हम लोग बोलते हैं अभयारण्य, लिखते हैं अभयारण्य। हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, है ना, और लिखते भी पृथ्वी है, लेकिन कई लोग बोलते हैं पृथ्वी है, लिखते हैं पृथ्वी है। तो वो र की मात्रा है या री की मात्रा है? री की मात्रा है ना। ये थोड़ा सा और देखते रहिएगा, एक दिन में कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अब बचपन में जब हमने टेंस पढ़े थे तो पास्ट टेंस का मतलब क्या था? जो पुराने समय में घटित हो चुका। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो वर्तमान में चल रहा है। और फ्यूचर का मतलब जो आगे आने वाला है, यही मतलब है। तो अब किसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे? अर्थात एक ऐसा ज्वालामुखी जो पास्ट में भी क्या था? सक्रिय था, यानी उसमें पास्ट में भी ज्वालामुखी जैसी भूभौतिकीय घटनाएं हमें घटित होती हुई देखने को मिल रही थी। वर्तमान में भी वहाँ पर क्या हो रही है? ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हो रही है। और फ्यूचर में भी वहाँ पर क्या होगी? ज्वालामुखी प्रक्रिया। यानी एक ऐसा ज्वालामुखी जहाँ पहले भी ज्वालामुखी फट रहे थे, आज भी ज्वालामुखी फट रहे हैं, और आगे भी ज्वालामुखी क्या होंगे? उसमें फटते रहेंगे। तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। हर टाइम एक्टिव है वो, ठीक है। दूसरा है इनएक्टिव वॉल्केनो या फिर डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। इसका मतलब है ये पहले क्या था? पहले कैसा था? सक्रिय था। आज वर्तमान में क्या है? असक्रिय है। यानी यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई भी ज्वालामुखी घटित नहीं हो रहा है। और फ्यूचर के बारे में क्या कह नहीं सकते कि वहां पर ज्वालामुखी फटेगा या फिर ज्वालामुखी नहीं फटेगा, ठीक है। डेड वोल्केनो का मतलब क्या है? पहले ज्वालामुखी वहां पर उद्गार हो रहा था, आज वर्तमान में कई सालों से वहां पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार, और भविष्य में भी वहां पर ज्वालामुखी उद्गार जैसी कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने एक माउंटेन पढ़ा था, याद होगा, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते समय किलिमंजारो पढ़ा था। और किलिमंजारो में मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि किलिमंजारो वर्तमान में मृत ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है। इसका मतलब आज किलिमंजारो पर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं फट रहा है। अच्छा, भारत में कितने ज्वालामुखी है? भारत में कितने ज्वालामुखी है? 2, है ना। कौन से? एक है बेरन द्वीप, देखो इंडिया का मैप खोलो, फर्स्ट पेज पे इंडिया ही होगा। और इंडिया का आपको फिजिकल मैप खोलना है, और फिजिकल में जो अंडमान आइलैंड है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो पीछे अंडमान का एक मैप अलग दे रखा होगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का मैप, जहाँ स्टेट वगैरह खत्म होंगे उसके बाद में। हाँ, ये वाला पेज नंबर 29 मिल गया। यहाँ पर आपको 2 आइलैंड के बारे में दे रखा होगा, एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक तरफ मिलेगा लक्षद्वीप। दोनों आइलैंड मिल गए, ऊपर लिखा हुआ है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार वाले में, अंडमान में देखिएगा आपको एक मिलेगा बेरन आइलैंड, बेरन द्वीप मिल गया, बेरन द्वीप, इसको मार्क कर लो। और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी होगा, क्या लिखा हुआ है? वॉल्केनो लिखा है ना। कैसा लिखा है, एक्टिव या डोरमेंट? केवल वॉल्केनो ही लिखा है ना, ठीक है। एक और मिलेगा नारकोंडम, हाँ, वहीं मिलेगा आसपास में ही। मिल गया।
हाँ, अभी तक नहीं मिल पाया? इतना टाइम ढूंढने में लगा होगे, कैसे चलेगा? यहाँ ऊपर बड़ा सा नाम दे रखा है नारकोंडम, लेकिन उसके पीछे लिखा हुआ मिलेगा एक्सटेंट वोल्केनो। मिला? वो एक्सटेंट वोल्केनो का मतलब क्या है? वो एक प्रकार का डोरमेंट वोल्केनो है ना? तो एक तीसरा शब्द और हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर? वो क्या लिख सकता है? एक्सटेंट वोल्केनो लिख सकता है। इसका मतलब भी होता है असक्रिय ज्वालामुखी, इनएक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, कुछ भी कह दो, ठीक है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हमें देखने को, अर्थात भारत में कोई यदि हमें पूछे कि कुल कितने ज्वालामुखी है, आंसर होगा कितने हैं? 2। एक बेरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम। जहां बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वहीं नारकोंडम भारत का एक असक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। दोनों ज्वालामुखी आपको हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। दोनों ज्वालामुखी आपको अंडमान सी में देखने को मिलेंगे, अंडमान सागर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, फिर वेरी गुड। अब देख लो पीछे वापस। हम एक ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है माउंट एटना वोल्केनो, और कल हमने एक सिसिली आइलैंड पढ़ा था, सिसिली द्वीप पढ़ा था, और यह सिसिली द्वीप आपके कहाँ पर है? इटली में स्थित एक द्वीप है, और इस इटली के द्वीप को क्या बोलते हैं? सिसिली के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमें माउंट एटना नामक ज्वालामुखी देखने को मिलता है। और यह माउंट एटना नामक ज्वालामुखी एक एक्टिव वोल्केनो अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या है? शामिल है, ठीक है। इसमें लिखना चालू करना है अपने को। कोई बात नहीं, पहले लिखना चालू करो वहीं पर, लिखिएगा। कुछ नहीं, सीधा ही लिखना है, लिखिएगा। सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप किस देश में है? हाँ, इटली का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर कोई पूछे कि इटली का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आंसर क्या होगा? सिसिली द्वीप ही इटली का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। द्वीप नहीं है, द्वीप, द्वीप, हाँ, सबसे बड़ा द्वीप है जो भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर में स्थित हैं, अवस्थित हैं, कुछ भी लिख लो, इच्छा पड़े तो एक आध बार देख के आ जाओ, है ना। पूर्ण विराम इसी में लिखिएगा। इस द्वीप पर, द्वीप ही होता है वो, द्वीप नहीं होता। हम बोलते हैं गलत हैं, इसे बोलते द्वीप बोलते हैं। बोलिए एक बार वापस, द्वीप, द्वीप। मतलब जब तक चीज़ें आपको ऐसा कई बार लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना, अभी कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़े दिनों में सारी चीज़ें सही हो जाएगी ना। इटली का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर माउंट एटना नामक, इस द्वीप पर माउंट एटना नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, अवस्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है या
अवस्थित हैं। ठीक है, फिर कॉमा लगाइएगा। जिसे जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, पूर्ण विराम, मामला समाप्त। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि राजस्थान के कितने पहाड़ी दुर्गों को, कितने फोर्ट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ये इटली का है। सोनिया गांधी जी की बात नहीं कर रहा है ना, वो इटली की है। बताओ। अरे 6 पहाड़ी दुर्गों को क्या किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, और राजस्थान के किस एक शहर को शामिल किया गया है? जयपुर को। ठीक है, तो कल देख के लाओगे, मुझे ये ढूंढ के लेके आओगे कि राजस्थान के ऐसे कितने प्लेसेस हैं, ऐसे कितने स्थान हैं जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया। ठीक है, ढूंढ के लाइएगा। ठीक, सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएगा, है ना, कई बार घुमा फिरा करके पूछते हैं। ठीक, दूसरा जो ज्वालामुखी है, ये आपका ज्वालामुखी था माउंट एटना नामक ज्वालामुखी, जो आपके किस आइलैंड पर था? सिसिली आइलैंड पर था। इस अगला वॉल्केनो में लिखिएगा वेसुवियस ज्वालामुखी, वेसुवियस वॉल्केनो, सीधा लिखो, या तो आप इसे वेसुवियस लिखोगे या फिर इसे ही हम विसुवियस लिखते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी जहाँ स्थित है वो है इटली ही है। देश तो कौन सा है, लेकिन यह आपको इटली की मुख्य भूमि पर देखने को मिलेगा। जो इटली पेनिनसुला है ना, उस पर देखो आपको एक वेसुवियस लिखा हुआ मिल जाएगा। मिल गया? मिल गया है ना, मुख्य भूमि पर, मेनलैंड पर, फिजिकल में मिलेगा, पॉलिटिकल में मिल गया ना। और ये एक प्रकार का इनएक्टिव वॉल्केनो है, असक्रिय ज्वालामुखी है, या फिर डोरमेंट वॉल्केनो कह दो। असक्रिय ज्वालामुखी है। इनएक्टिव वॉल्केनो का क्या है? उदाहरण है।
अब इसके अंदर हमें लिखना है, लिखिएगा, विसुवियस लिखोगे या वेसुवियस लिखोगे, जो भी लिखना चाहो वो। वेसुवियस लिखोगे, लिखिएगा। वेसुवियस ज्वालामुखी, हिंदी में वेसुवियस बोलते हैं, इंग्लिश में वेसुवियस लिखा हुआ मिलेगा। वेसुवियस ज्वालामुखी इटली की मुख्य भूमि पर स्थित, वेसुवियस ज्वालामुखी इटली की मुख्य भूमि पर स्थित एक असक्रिय ज्वालामुखी का, एक असक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक असक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, बस पूर्ण विराम, मामला समाप्त। तो दो ज्वालामुखी हो गए, एक तो कौन सा, माउंट एटना, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, वेसुवियस ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, अगला जो ज्वालामुखी है उसका नाम लिखिएगा स्ट्राम्बोली वोल्केनो। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये भी जिस देश में स्थित है वो देश तो कौन सा है, इटली में ही स्थित है। लेकिन यह ज्वालामुखी इटली में जहां पर स्थित है वो एक आइलैंड है जिसका नाम है लिपारी आइलैंड। कौन सा द्वीप है, लिपारी द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी एक एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण के अंतर्गत आता है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस ज्वालामुखी की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इस ज्वालामुखी को हम भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा फिर इसमें, जो लिपारी आइलैंड है उसी लिपारी आइलैंड पर हमें देखने को मिलता है, जो मैप में मार्क किया हुआ नहीं होगा, है ना, स्थित है लेकिन मैप में मेंशन नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में इटली के, भूमध्य सागर में इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है।
कॉमा लगाइएगा। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का ये भूमध्य में मात्रा बड़ी लगती है, छोटी नहीं। भू में मात्रा हम हमेशा कौन सी लगेगी? बड़ी लगती है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार के ज्वालामुखी की चर्चा हो गई? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की क्या हो गई? हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट, ध्यान है ना, जलसंधियाँ, लेकिन उसमें ही आपके पास में एक जो आइलैंड आया उसका नाम था सिसिली द्वीप, और उस सिसिली द्वीप पर हमें जो ज्वालामुखी देखने को मिला था उसका क्या नाम था? माउंट एटना। एटना ज्वालामुखी इटली का था। अब उस ज्वालामुखी के अलावा भी हमें कोई अन्य ज्वालामुखी इटली में देखने को मिलते हैं जो यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों में से एक है। तो सारी चीज़ें अगर आप एक ही जगह से कंबाइंड रूप में देखोगे तो आपको क्या रहेगा? थोड़ा सा सिस्टमेटिकल फॉर्म में रहेगा, इसलिए अपने ज्वालामुखी को यहीं पर क्या कर दिया है? लिख लिया है। अदरवाइज हम ज्वालामुखी जियोमॉर्फोलॉजी में लिखते हैं इनको। ठीक है, नाम कहाँ पर लिखते हैं? भू आकृति विज्ञान जो पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं, लेकिन अभी हमने यहीं पर क्या कर दिया? इनको मेंशन कर दिया। तो कितनी जल संधियाँ हो चुकी थी कल? स्ट्रेट कितनी हो गई थी? 2 या 3? 3 हो चुकी थी ना। एक जिब्राल्टर स्ट्रेट थी, है ना। एक अगली कौन सी थी? बोनी फेसियो स्ट्रेट थी, और तीसरी हाँ मेसिनो स्ट्रेट थी। 3 हो गई। नंबर चौथी डालिएगा। स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो। मिल गई। हिंदी में क्या कहोगे इसे आप? ओट्रांटो जल संधि। अच्छा, ये जल संधि क्यों महत्वपूर्ण है? इस जल संधि को देख करके क्या लग रहा है ऐसा? ऐसा कुछ विशेष फील आ रहा है क्या? बताओ, आप बताओगे, मैं तो क्या बताऊं? मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना है। बताओ। यहाँ पर 2 प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं। एक प्रायद्वीप को बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला है? बाल्कन पेनिनसुला। कल पढ़ा था बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन कंट्रीज पढ़े थे ना, जिसमें हमने लिखा था कि बाल्कन कंट्रीज पर जो भी स्थित देश है वो सारे के सारे बाल्कन पेनिनसुला पर स्थित हैं। ठीक है, और दूसरा एक इटली पेनिनसुला है, इटली प्रायद्वीप है। इस इटली प्रायद्वीप पर तो जो देश है वो इटली ही है। मिल गया। लेकिन जो बाल्कन पेनिनसुला है, जो बाल्कन प्रायद्वीप है, उस पर एक देश मिल रहा होगा जिसका नाम है अल्बानिया। मिल गया। छाट रखा होगा कल अपन ने।
अल्बानिया, दोनों देश मिल गए। अर्थात इन दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, इसी जल संधि को हम क्या बोलते हैं? ओट्रांटो स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जल संधि है उसी का नाम लिख लिया हमने, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। मिल गई। अब ये ओट्रांटो जल संधि कौन से दो जलीय भागों को आपस में जोड़ रही है, ये बताओ भाई। किसको अलग कर रही है वो तो हमने देख लिया। तो ऊपर आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है एड्रियाटिक सी, मिल गया। एड्रियाटिक सागर है। और नीचे की तरफ में आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है आयोनियन सी, मिल गया। वेरी गुड। फिर अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे भाई? ये जल संधि क्या काम कर रही है मुख्य रूप से? तो हम कह सकते हैं कि यह जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से तो क्या कर रही है? जोड़ रही है। जबकि वहीं इटली प्रायद्वीप पर स्थित या इटली के मुख्य भूमि को या इटली देश को, कुछ भी लिख लो, किससे? बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित अल्बानिया देश से क्या करती है? अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो लिखना प्रारंभ करिएगा। फिर लिखिएगा, यह जल संधि एड्रियाटिक सागर को, यह जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। जबकि वहीं किसको अलग कर रही है? इटली प्रायद्वीप पर स्थित इटली देश को, जबकि वहीं इटली प्रायद्वीप पर स्थित इटली देश को बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित अल्बानिया देश से अलग करती है। हो गया बस। ये इस जल संधि का मामला है। कितनी हो गई? 4। अगला नंबर 5।
बोस्पोरस स्ट्रेट। अब देखिए इंग्लिश में बोस्पोरस लिखते हैं, हिंदी में कहीं बोस्फोरस भी लिखते हैं ना, या तो आप बोस्पोरस लिख लो या फिर बोस्फोरस लिख लो। जल संधि बड़ी ही महत्वपूर्ण जल संधि है, और इस जल संधि के बारे में जो सवाल था वो IAS प्री 2014 में पूछा गया था। तब IAS अगस्त महीने में हुआ करता था, अब कब होता है? मई महीने में होता है। ठीक है, अब इस जल संधि को देखने का कुछ 2-3 महत्वपूर्ण कारण भी है। कारण क्या है उसको भी देखते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ इस जल संधि के बारे में भी हमें देखता हुआ चलना है। एक तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप, और दूसरी तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। इसका मतलब यह जल संधि यूरोप और एशिया के बीच में है, और शायद हमने जब यूरोप महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से अलग करने वाले कारक नाम लिखा था, उन कारकों में एक बोस्फोरस स्ट्रेट और लिखा था, याद होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो है स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। अब ये जल संधि मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है टर्की, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं तुर्की। और एशिया महाद्वीप का भी जो देश है उसका भी नाम है टर्की। इसका मतलब तुर्की। अब आप कहोगे कि ये एक ही देश दो महाद्वीपों में कैसे है, तो दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में हैं, जिनमें एक तो टर्की है जिसे हम तुर्की कहते हैं, और दूसरा आपका रशिया है जिसे हम रूस कहते हैं। ये दोनों देश यूरोप में भी है और एशिया में भी है, दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो यूरोप की जनसंख्या है जो रूस में, वो यूराल माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। जो रूस है मुख्य रूप से सारी जनसंख्या, सारे शहर, सारा डेवलप पार्ट आपको इस यूराल माउंटेन के पश्चिमी भाग में यूरोप में देखने को मिलता है, जबकि जो यूराल माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, हम उसे साइबेरिया के नाम से जानते हैं, जो उस रशिया का या उस रूस का एक रिसर्च सेंटर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस टर्की में एक जगह मिलेगी आपको इस्तांबुल। मिल गया। एक था टाइगर है, पिक्चर देखी है? देखिए, एक था टाइगर, नहीं देखिए? क्यों? बड़ी फेमस थी, 2008 में आई थी एक था टाइगर। सलमान खान की जो एक था टाइगर पिक्चर आई थी, उसमें सलमान खान की एंट्री होती है ना, तब वो ऐसा किसी पीछे दरगाह टाइप का बताया जाता है, वहाँ से कूदते हुए दिखाता है, उसके पीछे लिखा हुआ मिलता है इस्तांबुल, पीछे लिखेगा टर्की, यूरोप। बीच में कोविड के समय हाजिया सोफिया दरगाह बड़े चर्चे का विषय रही थी, वो भी इस्तांबुल में थी, है ना। तो कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपको, अच्छा आपने भारत में हम जब इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ते हैं, है ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन वाले मामले को लेकर के भी बातचीत करते। खिलाफत आंदोलन तो खलीफाओं के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, उसी का ही क्या नाम था?
खिलाफत आंदोलन, और गांधी जी बाकायदा उस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि गांधी जी अपनी उस राजनीतिक विचारधारा में, कांग्रेस की उस राजनीतिक विचारधारा में मुस्लिम का सपोर्ट लेना चाहते थे, और मुस्लिम सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने का मतलब है कि उन्होंने ऑटोमेटिकली रूप से, इनडायरेक्टली रूप से मुस्लिमों का क्या कर दिया? सपोर्ट। तो जब कांग्रेस में मुस्लिम अलगाववादी नीतियां चालू होने लग गई, और जब गांधी जी जैसे लोग उसी कांग्रेस में खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम गांधी जी के उस विचारधारा के साथ में जुड़ेंगे या नहीं? जुड़ेंगे ना। इसीलिए गांधी केवल एक गांधी व्यक्ति नहीं है। हम जिस गांधी को पढ़ते हैं ना, जिस गांधी के बारे में जानते हैं, हम उस केवल व्यक्ति को देख करके कहते हैं कि ये गांधी है। वो गांधी नहीं है। गांधीवादी एक पूरी की पूरी क्या है? विचारधारा है, जिसने इस देश की राजनीति में यू टर्न लेना क्या कर दिया था? प्रारंभ करवाया। आपको लगता है एक सूखे से हड्डी का व्यक्ति, सूखे हार्ड मास का व्यक्ति है, पूरी भारत की उस समय इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में, जो बाद में आया है, पहले तो बहुत थे ना, बाद में आकर के भी पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व क्या स्थापित कर दिया। तो क्यों किया है? भाई कांग्रेस की विचारधारा उस समय पढ़ेंगे, दो तरीके से डिफाइन होती है। एक जो उदारवादी विचारधाराओं के साथ में चलते हैं, एक उग्रवादी विचारधाराओं के साथ में चलते हैं। उग्रवादी विचारधाराओं के साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, दामोदर सावरकर, ऐसे जो लोग थे वो उग्रवादी विचारधाराओं के समर्थन थे। यानी कि वो बम और पिस्तौल की राजनीति में क्या रखते थे? वो कहते थे कि ऐसे बोल करके और आंदोलन करके हमें आज़ादी, कभी भी आज़ादी अगर लेनी है तो पास में क्या होनी चाहिए? पिस्टल वगैरह होनी चाहिए, है ना। अंग्रेज़ों को मारो, उनको मार के यहाँ से भगाओ, तब क्या मिलेगी। लेकिन उदारवादी विचारधारा वाले जितने भी लोग थे वो कहते थे कि नहीं, हमें ऐसे कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें आज़ादी संघर्ष करके हासिल करनी पड़ेगी और बिना किसी भी हिंसा के। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत भी दिया था कि अहिंसा करनी, आपको हिंसा नहीं करनी है। कई ऐसे कांड है, चोरी चोरा कांड, है ना, कांड होने के बाद में अपना आंदोलन ही वापस ले लेते हैं। तो गांधी एक अलग विचारधारा है, आगे पढ़ेंगे बड़े डिटेल में गांधी को, ठीक है। तो इस्तांबुल, ये वाला मामला। अब ये जल संधि किन दो जलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ये भी पता होना चाहिए। तो एक तरफ आप मैप में देखोगे लिखा हुआ मिलेगा ब्लैक सी, ब्लैक सी का मतलब काला सागर, मिल गया। और एक तरफ लिखेगा सी ऑफ मारमरा, हिंदी में कहोगे मारमरा सागर। अर्थात इस जल संधि ने क्या काम किया? इस जल संधि ने काला सागर को मारमरा सागर से तो जोड़ने का काम किया, और यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से अलग करने का काम किया। और इस तुर्की को मैं कई बार बता चुका हूँ कि इतिहास में क्या नाम से जानते हैं? यूरोप का मरीज भी कहते हैं। और विश्व इतिहास में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है कि जब यूरोप का मरीज छींकता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो वर्ड मीनिंग के साथ में खेलना आना चाहिए आपको। चीज़ें रटोगे ना, कभी भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसको छाप लिया होगा, तो लिखना प्रारंभ कीजिए। फिर यह जल संधि यूरोप एवं एशिया के मध्य, यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। पढ़ा था ना आगे पहले वाले में, प्राकृतिक सीमा रेखा का
निर्धारण करती है? प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है, कॉमा, जो काला सागर को, यानी ब्लैक सी को, जो काला सागर को मार्मरा सागर से, सी ऑफ मार्मरा, जो काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ती है तथा यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से, यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से अलग करती है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, हमने कई बार एक शब्द यूज किया है कॉन्स्टेंटिनोपल, याद होगा? हिंदी में बोलते हैं कस्तुनतुनिया, याद है ना? और ये कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तुनतुनिया दरअसल कहाँ पर है? तुर्की में। और इसी का ही 1453 एडी में क्या होता है? पतन होता है। और वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है जो तुर्की में है, वो दरअसल इसी इस्तांबुल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है प्राचीन समय का। ठीक है, तो नोट करके नीचे एक लाइन लिख लो, प्राचीन रोमन साम्राज्य की, पढ़ा था यूनान और रोमन, यूनान से रोमन कैसे अलग हुआ देखा था, प्रथम शास्त्रीय युग या प्रथम चिरसम्मत युग 600 बीसी से 300 एडी के बीच में। ठीक है, हाँ ठीक है, लिखिएगा क्या लिखा, प्राचीन रोमन साम्राज्य की, प्राचीन रोमन साम्राज्य की कौन सी राजधानी, पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी राजधानी, पूर्वी राजधानी कस्तुनतुनिया, पूर्वी राजधानी कस्तुनतुनिया, ब्रैकेट में लिख लो तुर्की, कस्तुनतुनिया तुर्की, ब्रैकेट में लिखा कस्तुनतुनिया में स्थित थी, पूर्वी राजधानी कस्तुनतुनिया में स्थित थी, जिसका पतन, पतन का मतलब विनाश, एक पतन का मतलब बंदरगाह, एक पतन का मतलब विमान, जो एयरपोर्ट होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं, पतन, है ना, जिसका पतन 1453 एडी में, जिसका पतन 1453 एडी में होता है, पूर्ण विराम, इसी में लिखिएगा, यूरोप के तुर्की को, यूरोप के तुर्की को विश्व इतिहास में, यूरोप के तुर्की को विश्व इतिहास में यूरोप का मरीज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, यूरोप का मरीज, विश्व इतिहास में यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी, 5, नंबर 6 डालिएगा। स्टेट ऑफ कर्च, कर्च जल संधि,
और ये कर्च जल संधि का जो सवाल है ये आरएस प्री में पूछा गया है। जल संधि दरअसल काम क्या करती है ये पता होना चाहिए। तो एक तरफ देखिएगा आपको एक आइलैंड मिलेगा क्रीमिया, मिल गया। और यहाँ पर जो पार्ट मिलेगा आपको वो रूस की मुख्य भूमि है, मेनलैंड ऑफ रशिया। मिल गया। और इन दोनों के बीच में हमें मिलता है स्ट्रेट ऑफ कर्च। अर्थात कर्च जल संधि। अब ये जल संधि दूसरा क्या काम कर रही है, तो ऊपर की तरफ में आपको एक सागर मिलेगा अजोव सी, मिल गया। अजोव सागर। और नीचे एक सागर मिलेगा ब्लैक सी। अब इस जल संधि ने क्या काम किया, यह जल संधि अजोव सागर को तो काला सागर से जोड़ती है, जबकि रूस की मुख्य भूमि को रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप से ही क्या करती है, अलग करती है। तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, पेनिनसुला होगा ना। ठीक है। अब इस जल संधि ने क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग कर दिया और अजोव सागर को काला सागर से जोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, तो लिखिएगा यह जल संधि अजोव सागर को काला सागर से
जोड़ती है तथा काला सागर से जोड़ती है तथा रूस की मुख्य भूमि से तथा रूस की मुख्य भूमि से क्रीमिया प्रायद्वीप को, रूस की मुख्य भूमि से क्रीमिया प्रायद्वीप को क्या करती है? जोड़ती है, अलग करती है? अलग करने का काम करती है, अलग करती है। जल संधि स्थलीय भागों को तो अलग करेगी और जलीय भागों को जोड़ेगी। ठीक है, हो गया बस। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये मुख्य रूप से जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, क्रीमिया पेनिनसुला, ये आपको यूक्रेन का पार्ट देखने को मिल रहा होगा, लिख रहा है ना। लेकिन मैंने यहाँ रशिया क्यों लिखा है? कि अभी वर्तमान में इस पर रूस का कब्जा है। हाँ, आप बोलने वाले थे, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नीचे एक लाइन नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ये मुख्यतः किस देश का पार्ट है? यूक्रेन का भाग है। लेकिन वर्तमान में इस पर रूस का एकाधिकार है, इसलिए अभी अपन ने किसका नाम लिखा है? रशिया का नाम लिखा है। और अभी बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद था ना, वो इसी क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के था। ठीक है, बीच में जो मामला हुआ था वो इसी को लेकर के मामला था। तो नीचे नोट करके एक लाइन लिख लो, क्रीमिया प्रायद्वीप मुख्य रूप से या वास्तविक रूप से ऐसे लिख लो, क्रीमिया प्रायद्वीप वास्तविक रूप से यूक्रेन का भाग है, यूक्रेन का भाग है। परंतु वर्तमान में इस पर रूस का एकाधिकार है। रूस का एकाधिकार है, पूर्ण विराम इसी में लिखिएगा। यही कारण है कि रूस का एकाधिकार है, और लिखिएगा यही कारण है कि यूक्रेन तथा रूस के मध्य, यही कारण है कि यूक्रेन तथा रूस के मध्य यूक्रेन तथा रूस के मध्य यह भू राजनीति का मतलब जमीन की राजनीति, यह भू राजनीति का एक प्रमुख कारण है, जिसे हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज बोलते हैं, का मुख्य कारण है। जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो बोल रहे हैं ना, वो भू राजनीति यही होती है। जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के जियो पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं ना, वो मुख्य कारण है। तो देखिए, अभी हमने जो जल संधियां देखी है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट से लेकर के कर्च तक देखी है। क्या इसके अलावा भी कोई जल संधियां हैं क्या? हाँ, स्ट्रेट ऑफ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, वो पढ़िएगा।
क्या नाम है? अरे सेंट जॉर्ज होगा। मिल गया? इधर दो। मिल गया? तो नंबर 7 आ जाइए नंबर 7 पर। सेंट जॉर्ज चैनल लिखा हुआ मिलेगा। अब या फिर आप इसे लिख सकते हो, दूसरा नाम है स्ट्रेट ऑफ सेंट जॉर्ज। हिंदी में लिखोगे सेंट जॉर्ज जल संधि। मिल गया? अब ये क्या काम कर रही है? एक देश मिलेगा आपको आयरलैंड, है ना? आयरलैंड ही है। हाँ, मतलब देश आयरलैंड है, मतलब आयरलैंड गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसको जिससे अलग करती है वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम अलग होता है। हमने चर्चा की थी यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि यूनाइटेड किंगडम और इस ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है। तो एक शब्द अपन ने कल बात की थी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसके अंतर्गत हमने नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स और इसके साथ में इन चारों को जोड़ा था। तब हमने ये बोला था कि दरअसल ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। और वहीं दूसरा, यदि मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं तो इस ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या है, या तो मैं ऐसे लिखूं कि यूके माइनस नॉर्दर्न आयरलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, या फिर दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इस ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है, स्कॉटलैंड वेल्स एंड इंग्लैंड। तो क्या बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। अब इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लिखा हुआ, आयरलैंड लिखा हुआ मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है मतलब पूरा आयरलैंड देश की बात कर रहा है। जबकि आयरलैंड को दो भागों में बांटते हैं, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है सदर्न आयरलैंड, यानी उत्तरी आयरलैंड। और जो उत्तरी आयरलैंड है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत चला जाता है। जबकि यह जल संधि नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ में भी हमें देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब इस जल संधि के बारे में थोड़ा सा अलग मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब कैसे अलग होगा, ये वाला जो देश है इसे हमने बोला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड।
यानी आयरलैंड गणराज्य, और इसे हमने बोला ग्रेट ब्रिटेन। और इन्हीं के बीच में क्या स्थित है? सेंट जॉर्ज चैनल। अब ये चैनल क्या काम करेगा? सेंट जॉर्ज चैनल पे एक तो बात समझ में आ गई कि यह आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से क्या कर रहा है? अलग करने का भी काम कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है फिर ये बताओ? अब देखो, यहाँ पर दो सागर छोटे छोटे आपको नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा आयरिश सी, मिल गया, और एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा सेल्टिक सी नीचे। हल्का सा देखो जहाँ जॉर्ज चैनल लिखा है, नहीं? यहाँ है सेल्टिक सागर, और ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा आयरिश सी। आयरिश सागर। मिल गया। अब इस जल संधि ने क्या काम किया? यह जल संधि अटलांटिक महासागर में हमें देखने को मिल रही है। तो अटलांटिक महासागर में आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से तो जोड़ती है, तथा वहीं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मतलब आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करने का काम करती है। तो लिखिएगा फिर। अब अगर बिना मैप की सहायता से सब देखते ना तो कोई आज समझ में आता ना कल समझ में आता। ठीक है, लिखिएगा। यह जल संधि अटलांटिक महासागर में स्थित, यह जल संधि अटलांटिक महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। अटलांटिक महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है जो आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती है, तथा आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। ठीक है। अब एक आपको थोड़ा वहीं ऊपर एक और नॉर्थ चैनल नजर आ रहा होगा, इसी के पास में
मिल गया कितना, 0.7 है ना। अगला 8 लिखिए नॉर्थ चैनल। अब ये नॉर्थ चैनल को ध्यानपूर्वक देखोगे तो जो हमारा आयरलैंड है, इस आयरलैंड का उत्तरी भाग जिसे हम बोलते हैं नर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, मिल गया होगा ना। तो एक तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, नर्दर्न आयरलैंड है। इस नर्दर्न आयरलैंड को स्कॉटलैंड, इन दोनों से तो क्या करती है, अलग करने का काम कर रही है। मिल रहा होगा, स्कॉटलैंड पता चलेगा आपको उत्तर की तरफ में। अगर यहाँ ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे एक मैप दे रखा है, यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिल गया, पेज नंबर 80 पे, 80 पे मिल गया ना नॉर्थ चैनल। नहीं, 80 पे देख लो। और वहीं ये जल संधि क्या काम कर रही है, ये जो हमारा आयरिश सी है, यानी आयरिश जो सागर है, इस आयरिश सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम कर रही है ना। तो उसका डायग्राम कैसे बनाओगे फिर, ये आपका स्कॉटलैंड, अब ये तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि स्कॉटलैंड कौन सा है, किस देश का पार्ट है, यूके का एक पार्ट है स्कॉटलैंड है, ठीक है। और यहाँ तो है दक्षिण में तो है सदर्न आइलैंड, और नॉर्थ में है नर्दर्न आइलैंड। अब ये जो चैनल है नॉर्थ चैनल, ये किन के बीच में, नर्दर्न आइलैंड के बीच में है या सदर्न आइलैंड के बीच में, तब आंसर होगा नर्दर्न आइलैंड के बीच में है ना। और नॉर्थ की तरफ में आप देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा अटलांटिक ओशन, लेकिन कौन सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ही तो है ना, ठीक है। और नीचे की तरफ में आयरिश सी, आयरिश सागर, हिंदी में बोलोगे उत्तरी चैनल।
अर्थात इस चैनल ने या इस जल संधि ने क्या काम किया, उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से तो अलग कर दिया और अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ने का काम किया। तो लिखिएगा, यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है तथा वहीं उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। हो गया। अगली एक मिलेगी आपको डोवर स्ट्रेट या स्टेट ऑफ डोवर, है ना। तो अगला देख लो, 9 नंबर है ना। स्ट्रेट ऑफ डोवर जल संधि। अब ये जल संधि क्या काम कर रही है, नॉर्थ में मिलेगा हमें ग्रेट ब्रिटेन, यही है ना। या तो आप इसे ग्रेट ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह सकते हो, इंग्लैंड का भी कुछ भाग है, मिल गया। इन्हीं के बीच में था ना, यूके के बीच में ही तो है, यूनाइटेड किंगडम कह दो, ग्रेट ब्रिटेन कह दो, कुछ भी लिख लो। तो नॉर्थ में आपको या तो आप यूके लिख सकते हो या फिर हम ग्रेट ब्रिटेन लिख सकते हैं, या फिर हम इंग्लैंड लिख सकते हैं। इन्हीं के तो बीच में है ना। और नीचे की तरफ आपको एक देश मिलता है फ्रांस, फ्रांस ही है ना। और इन्हीं के बीच में क्या स्थित है, स्टेट ऑफ डोवर। डोवर जल संधि। अब ये जल संधि कौन से दो जलीय भागों को जोड़ रही है, तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको नॉर्थ सी है, इसका मतलब उत्तरी सागर। और यहां पर लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश चैनल। मिल गया ना। अब क्या लिखोगे,
इस जल संधि ने क्या काम किया है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को तो जोड़ती है तथा इंग्लैंड और फ्रांस या फिर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने का काम करती है। लिखिएगा, यह जल संधि उत्तरी सागर को या फिर ब्रैकेट में एक वॉश बे भी लिख लो, उत्तरी सागर लिख लिया, उसके ब्रैकेट में वॉश बे लिख लो, WASH, या फिर कहीं बार वो उत्तरी सागर ना लिख करके क्या लिख लेगा, वॉश बे लिख लेगा, क्योंकि उत्तरी सागर में ही आपको एक वॉश बे देखने को मिल जाएगा। है नहीं है क्या? वॉश बे उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती हैं तथा वहीं ग्रेट ब्रिटेन, ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लैंड, तथा वहीं ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। हो गया? ठीक है, कितनी हो गई? 9। अंतिम देख लो, नंबर 10। कैटेगट स्ट्रेट या स्टेट ऑफ कैटेगट, कैटेगट जल संधि मिल गई। ये जल संधि आपको देखनी है जहां पर एक तरफ देश है स्वीडन, और दूसरी तरफ एक प्रायद्वीप है जूटलैंड पेनिनसुला। और यहाँ एक देश है स्वीडन। मिल गया? नहीं मिला? स्वीडन और एक नीचे प्रायद्वीप मिलेगा जिसका नाम है जूटलैंड पेनिनसुला।
और ये जूटलैंड जो प्रायद्वीप है ये प्रायद्वीप आपको मिलेगा डेनमार्क में। मिल गया? वहां सिर्फ कैटेगट लिखा हुआ मिलेगा, स्टेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक तरफ मिलेगा आपको नॉर्थ सी, अर्थात उत्तरी सागर, और दूसरी तरफ लिखा हुआ मिलेगा बाल्टिक सागर। मिल गया? यहाँ देख लो, जहाँ डेनमार्क लिखा है और ये स्वीडन लिखा है, इसी के बीच में फिजिकल में कैटेगट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो लिखिएगा, यह जल संधि उत्तरी सागर को, यह जल संधि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है तथा वहीं स्वीडन देश को डेनमार्क देश के जूटलैंड प्रायद्वीप से, डेनमार्क देश के जूटलैंड प्रायद्वीप से अलग करती है। जूटलैंड प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई आपकी जल संधियां स्ट्रेट है। 3 कल देखी थी हमने, 7 आज देख ली, यानी कि इस यूरोप महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण 10 जल संधियां हैं वो यही है। ठीक है, और तो कोई बच गई हो तो देख लो एक आध बार और। नहीं? कारा स्टेट ठीक है, योगा स्टेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण इतनी नहीं है विशेषकर। अब अगली हेडिंग डालो, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। सिर्फ हमें नाम लिखना है भाई। प्रायद्वीप के बारे में तो क्या लिखोगे?
नाम ही तो लिखना है ना। ठीक है, स्टार्ट में हमने एक लाइन लिखी थी अदर नेम में। यूरोप महाद्वीप को हम पेनिनसुलर ऑफ पेनिनसुला कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस महाद्वीप में प्रायद्वीप हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो एक लाइन लिखिएगा, यूरोप महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप में प्रायद्वीपों की अधिकता होने के कारण, यूरोप महाद्वीप में प्रायद्वीपों की अधिकता होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर ब्रैकेट में प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा पेनिनसुलर ऑफ पेनिनसुला कॉन्टिनेंट, पेनिनसुलर ऑफ पेनिनसुला कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इस महाद्वीप में हमें कौन कौन से मुख्य रूप से जो प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं वो देखते हुए चलिएगा। देखिए, एक तो प्रायद्वीप अभी अपन पढ़ चुके हैं, क्रीमिया पढ़ा है ना। क्रीमिया प्रायद्वीप, और अभी हमने इस क्रीमिया प्रायद्वीप के बारे में एक चीज जानी है, क्या? अरे ये प्रायद्वीप किसका? ये है तो यूक्रेन का, लेकिन इस पर कब्जा और रूस का है। एट प्रेजेंट टाइम इस पर किसका नियंत्रण है? रशिया का नियंत्रण है। मिल गया कोला प्रायद्वीप। नंबर दूसरा, बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप पढ़ा है ये भी। इसके ऊपर जितने भी देश है हम उन्हें बाल्कन कंट्री के नाम से जानते हैं। दो तो ये हो गए, ठीक है, उतार लिया होगा दोनों को, तो नाम ही लिखना है केवल, बाकी और कुछ नहीं है। लिख लिया। नंबर तीसरा, इटली पेनिनसुला,
ये भी पढ़ा है, इटली पेनिनसुला भी, इटली प्रायद्वीप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना? ठीक है, फिर एक अपने आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? आइबेरियन प्रायद्वीप, नहीं याद आया हो तो इस पर दो देश देखे थे अपन ने, एक था पुर्तगाल, नहीं देखा था? और एक देश देखा था स्पेन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 ब्रिटेनी पेनिनसुला, और ये जिस देश में है वो देश है फ्रांस। मिल गया? मैप में देखोगे तो पता चलता रहेगा ना, ब्रिटेनी पेनिनसुला मिल गया। ये वो पेनिनसुला है जो बड़े बड़े हैं। अभी अपन ने एक नाम लिखा है जूटलैंड पेनिनसुला, ये वो भी लिख लो। नंबर 6 जूटलैंड प्रायद्वीप, और ये किस देश पर में लिखा था? डेनमार्क में। अरे डेनमार्क में ही तो लिखा था ना। हाँ, फिर नंबर 7 स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप ना। मुख्य रूप से इस पर 3 देश देखने को मिलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मिल गया? नंबर 8 कोला पेनिनसुला, और ये जिस देश में वो है रशिया, कोला प्रायद्वीप। और इसी कोला प्रायद्वीप पर विश्व का सबसे गहरा गड्ढा किया हुआ है। हाँ, यानी मनुष्य अब तक जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जितना जा पाया है ना, पृथ्वी की सतह से, वो कितना गया है? 12 किलोमीटर तक गया है। 12 किलोमीटर के बाद में मनुष्य पृथ्वी की आंतरिक भागों में हमें देखने को
नहीं गया है वहाँ तक, तो वहाँ तक हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाणों पर तो आधारित नहीं है, अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर हमें क्या देखने को मिलती है। अप्रत्यक्ष का मतलब हम खुद जाकर के नहीं देख पाए, मनुष्य खुद जाकर के वहाँ पर नहीं देख पाया कि वहाँ पर किस प्रकार का घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी एक पिक्चर आई थी KGF। KGF का पूरा नाम क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड है, सोने की खान है ना। और ये भी एक गोल्ड माइन भी है, यहाँ पर कोला प्रायद्वीप पर क्या है, रशिया की एक गोल्ड माइन भी है। ठीक है, अगला इसी के जस्ट पास में आपको कैनिन पेनिनसुला मिलेगा, नंबर 9 मिल गया। ये भी रशिया में ही है। ये तो वो आइलैंड है जो बड़े बड़े हैं, बाकी इनके अलावा तो छोटे छोटे दुनिया भर के भरे पड़े हैं इनमें। इसीलिए हम इस महाद्वीप को पेनिनसुलर ऑफ पेनिनसुला कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। सारे छांट लिए, मिल गए सारे? फिर कब ढूंढोगे? अभी ढूंढो ना, घर कुछ नहीं होता है, घर रिवीजन होता है, ढूंढना सब यही है। तो ये था आपके आज यूरोप महाद्वीप में जल संधियाँ और प्रायद्वीपों के संदर्भ में। बाकी की चर्चा हम कल की क्लासेस में करेंगे। ठीक है।